Hello everyone, good afternoon. Hello everyone, good afternoon. Am I properly audible to all of you? Dhruv, Harshit, Janvi, please मुझे अपने बारे में everyone else, Ankit, just confirm me. Am I properly audible to all of you? Yes, ma'am. Great, thank you for updating me. So we'll have a two-way communication session. मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से मेरे से बात करो during the session. चलो, अब let me tell you the agenda of today's session. मेरा पर्पस है आज आपको सीए फाउंडेशन के बारे में सब कुछ बताना। सीए फाउंडेशन में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्यों कुछ स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन डिफिकल्ट लगती है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाते हैं। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट सीए फाउंडेशन टुडे। बिफोर दैट आई होप गीतांजलि ने आपको मेरी प्रोफाइल के बारे में बताया होगा। आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल ब्रीफ। माई सेल्फ सीए एनी मिठा। मैंने 2011 में सीए क्लियर की। लकीली आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट सीए एट दैट टाइम। आई वाज जस्ट 21 इयर्स ओल्ड जब मैंने अपनी सीए क्लियर की। मेहनत भी थी लक भी था। एंड उसके अलावा 2019 से आई हैव बीन टीचिंग सीए स्टूडेंट्स। अगेन फॉर्चुनेटली मुझे पहले बैच से ही बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। फर्स्ट बैच में हमारी एक स्टूडेंट थी निहारिका, जिसका ऑल इंडिया रैंक आया। सेकेंड बैच में एक स्टूडेंट था अनिरुद्ध, जिसने सीए फाइनल में सेकेंड ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया है। तो एवरी बैच वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स जो कि डिस्टिंक्शन के साथ पास होते हैं। अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मुझे आप लोगों से थोड़ा सा ब्रीफ चाहिए। आप मुझे प्लीज सब लोग चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे अपना नाम, सिटी एंड आपका अटेम्प्ट कब ड्यू है और आपके पास मैथ्स था या नहीं। These four things I need to know before we start further, before we proceed further. So I want all of you to tell me your name, city, 12th mark, and आपके पास मैथ था या नहीं। और मुझे चलो ये भी बता दो कि आपका अटेम्प्ट कब ड्यू है सीए फाउंडेशन का। गुड आफ्टरनून ध्रुव, थैंक यू। अच्छा, we have Richa from Barnala. Sahil also has his attempt due in January. Sahil आप कहाँ से हो बेटे? वेरी नाइस अंकित, गुड़गांव से। You also had maths. इशिका का भी जनवरी अटेम्प्ट है। वेरी नाइस इशिका, थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। ओके, ध्रुव इज फ्रॉम मुरादाबाद, वेरी नाइस। साहिल इज फ्रॉम खरड़। हर्षित हिमाचल में कहाँ से हो? अच्छा हर्षित, यू हैड पीसीएम। तो हर्षित आपने अकाउंट्स के बारे में कुछ भी पहले पढ़ा हुआ है और यू वुड बी स्टार्टिंग फ्रेश। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आपने कभी भी नहीं पढ़ा और कोई बेसिक्स की क्लासेस भी नहीं लगाई ट्वेल्थ के बाद से लेके अब तक? यस मैम। लगाई है या नहीं लगाई? नो मैम, अभी फ्रेश ही है। ओके, तो अभी आपकी मतलब जब आप हमारे साथ स्टार्ट करोगे आपकी अकाउंट्स की पहली क्लास होगी। यस मैम। ओके, चेतना is also from Barnala, so we have students from Barnala. Okay, Dhruv, great. है सो स्नेहा, स्नेहा आई थिंक आप ऑलरेडी क्लासेस लगा रहे हो बट आपका इंडक्शन पेंडिंग था और यू आर नॉट अटेंडिंग क्लासेस। जानवी इज लेफ्ट। देयर इज अ स्टूडेंट विद द नेम जियोमी। प्लीज बेटे अपना करेक्ट नेम बताओ।
मैम मेरा नाम स्नेहा है, मैं जुलाना से हूँ। ओके। गणेश इज फ्रॉम नेपाल, वेरी नाइस। गणेश, आपने नेपाल में ट्वेल्थ जब की है तो आपके पास कॉमर्स ही था, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स था? वी ऑलरेडी हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल एंड उसने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है। ही इज नाउ स्टडीइंग इंटरमीडिएट आल्सो विद अस। जानवी इज फ्रॉम चंडीगढ़। जानवी बेटे, आपने ट्वेल्थ कौन से स्कूल से की है? हम देव समाज। देव समाज, ओके। हाँ चलो हम जी। सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सीए फाउंडेशन नाउ। तो बच्चे, सीए फाउंडेशन में ना आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स होंगे। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। एंड फिक्स सीक्वेंस है। जैसे ट्वेल्थ में तो आप लोगों को डेट शीट मिलती है, सीए में ऐसे कोई डेट शीट में ना सिर्फ डेट अनाउंस होती है कि किस दिन से एग्जाम स्टार्ट है। अदरवाइज इसी सीक्वेंस में पेपर होंगे। आपका फर्स्ट पेपर होगा अकाउंट्स, देन लॉ, देन मैथ्स एंड लास्ट में इकोनॉमिक्स। और सब में आपको सिर्फ 1 डे की हॉलीडे होगी। जैसे ट्वेल्थ में आप लोगों को कुछ एग्जाम्स में 3 to 4 डेज का गैप मिलता है, कुछ में 5 to 6 डेज का गैप भी मिल जाता है। तो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। बट सीए में ना फिक्स शेड्यूल है। जैसे कि इस बारी 2 सितंबर से पेपर शुरू है। तो 2 सितंबर अकाउंट्स है, 4th 6th एंड 8th। एक वीक में सारे पेपर खत्म है, 2 to 8। ये डेट शीट है जो अभी सितंबर में एग्जाम होने हैं उन स्टूडेंट्स की। ऐसे ही जब जनवरी में एग्जाम होंगे तो वो सिर्फ ये अनाउंस करेंगे कि एग्जाम किस दिन से स्टार्ट है। सीक्वेंस सेम रहेगी और सिर्फ एक दिन का ही हॉलीडे रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी प्रेपरेशन इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। आप इमेजिन करो, आप ट्वेल्थ का एग्जाम देने जा रहे हो एंड आपको एक पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस या बिजनेस स्टडीज का सिलेबस रिवाइज करने के लिए सिर्फ एक दिन है। तो अब पहले तो ऑब्वियसली एक दिन में वही बच्चा रिवाइज कर पाएगा जिसने थ्रू आउट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। ऐसा नहीं है कि तुम लास्ट डेज में कोई भी नया टॉपिक पढ़ सकते हो, लास्ट डेज में कुछ नए कोई चीज को शुरू से समझ सकते हो। अगर आपने पहले से अच्छे से किया हुआ है सिर्फ तभी कर सकते हो। एंड उसके बाद हाउ यू मेक योर नोट्स। एंड क्या आपने पहले से ही ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे एग्जाम डे पे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? ऑब्वियसली ये तो नहीं पॉसिबल होगा कि हम 1 डे में सारा सिलेबस ही रिवाइज कर लें। तो कौन से चैप्टर के कौन से सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है मुझे ये जरूर करने हैं, ये मेरा वीक एरिया है? कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो सारी प्रेपरेशन सीए फाउंडेशन की इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने सीए फाउंडेशन में बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं। आपने पहले दिन से ही जो तैयारी करनी है वो लास्ट डे की तैयारी करनी है कि एग्जाम से पहले मुझे ये चीज कैसे काम आएगी। बिकॉज शेड्यूल ही ऐसा है। अब देखो, जो अकाउंट्स का पेपर है, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे और सॉल्व करने होंगे। लॉ का पेपर भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है। बट जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर है, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। आप लोगों को 4 ऑप्शंस मिलेंगे और कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल पेपर्स कैरी 100 मार्क्स। अकाउंट्स और लॉ के पेपर के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। बट मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए देयर वुड बी टाइम ऑफ ओनली 2 आवर्स। पासिंग क्राइटेरिया इज 40 मार्क्स पर पेपर। तो आपको हर पेपर में कम से कम 40 मार्क्स लेके आने ही है। लेट्स से मैंने बहुत मेहनत की, मेरे सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग है, बट
मेरा अकाउंट थोड़ा सा वीक रह गया। वैसे तो ऐसे आइडियली होना नहीं चाहिए। जो भी बच्चे सोचते हैं कि मुझे सीए करनी है, उनका सपना ही ये होता है कि उनको अच्छा ये लग रहा होता है कि यार अकाउंट्स पढ़ने में मजा आ रहा है, इसलिए चलो सीए करते हैं। तो ये मेरा रीजन था, मैंने सीए करना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे अकाउंट्स करना बहुत अच्छा लगता था। शायद आप में से भी बहुत सारे बच्चों का ये रीजन होगा। तो लेट्स अज्यूम किसी के अकाउंट्स में 38 मार्क्स हैं, बाकी सब में उसके मार्क्स 80s में है, तो दिस स्टूडेंट विल फेल। कोई कंपार्टमेंट नहीं होती कि आपको सिर्फ अकाउंट्स का पेपर दोबारा देना है। यू हैव टू अपीयर फॉर ऑल द 4 एग्जाम्स अगेन। एंड सेकेंड, मिनिमम 50% मार्क्स जो आपका टोटल बनना चाहिए वो कम से कम 50% बनना चाहिए। बाय 50% आई मीन, लेट्स से कोई स्टूडेंट ने सारे सब्जेक्ट में मेहनत की एंड ही इज एन एवरेज परफॉर्मर इन ऑल द स्टूडेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तो उसके अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स ही है सब में, तो उसका जो टोटल परसेंटेज भी बन रहा है वो 45% बन रहा है। तो दिस स्टूडेंट विल ऑल्सो फेल। इसे भी सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है हमारे पास कि हमें हर पेपर में 40 मार्क्स लेके आने हैं और टोटल हमारा 50% होना चाहिए। जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर है इसमें ना नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि लेट्स अज्यूम किसी स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स में 100 क्वेश्चंस आए, उसमें से 80 अटेम्प्ट किए, जिसमें 60 करेक्ट है और 20 इनकरेक्ट है। तो उसके 60 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, उसे इसके 60 मार्क्स मिल जाएंगे। जो 20 इनकरेक्ट हैं उसके 20/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो इसके टोटल मार्क्स होंगे 55। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 25% है या 1/4 है। एक बार मैं दोबारा से ब्रीफ कर देती हूँ इन चीजों को, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स बताती हूँ। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं that there would be 4 subjects: accounts, law, maths and economics. मेरा इंटेंट है आपको सारे चैलेंजेस बताना कि सीए में कौन कौन से चैलेंजेस आप लोग फेस करने वाले हो, क्योंकि जब हमें चैलेंज पता होगा तभी हम चैलेंज की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जो अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर है, बोथ ऑफ दीज आर सब्जेक्टिव पेपर्स एंड हमें इसके लिए 3 आवर्स का टाइम मिलता है। हमें पूरा स्टेप मार्किंग का बेनिफिट मिलता है। हमें अपने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मेरा पूरा क्वेश्चन करेक्ट नहीं है बट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज करेक्ट, तो मुझे स्टेप मार्किंग का बेनिफिट मिलेगा। जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स है ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं। इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। सारे पेपर्स 100 मार्क्स के हैं। पास होने के लिए हमें 40 मार्क्स चाहिए एक पेपर में और टोटल चाहिए 50%। अब आपको पहली चीज तो ये पता चल गई कि मुझे अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, बहुत क्लैरिटी से बनाने हैं, और नोट्स बनाते हुए मेरी विजन होनी चाहिए लास्ट डे कि जब मैंने अकाउंट्स के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं, किसमें मैं नॉर्मली सिली मिस्टेक्स करती हूँ, जो कि मुझे एग्जाम वाले दिन जरूर रिवाइज करना है। सेकंड, हमें लेसन ये मिला कि जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स है मुझे 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लेट्स से मुझे 20 मिनट्स मैं स्पेंड कर रही हूँ रोल नंबर वगैरह लिखने में एंड ओएमआर शीट को फिल करने में, मेरे 15-20 मिनट इन चीजों में जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इनफैक्ट अकाउंट्स और लॉ में भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रेगुलरली क्लास में बोलती हूँ कि जो फाउंडेशन का पेपर ही है ना, वो ये सोच के बनाया जा रहा है ये 4 घंटे का पेपर है। ये सोच के बनाया ही नहीं जा रहा कि 3 घंटे का पेपर है। वो आपको 4 आवर्स का पेपर देते हैं और आपको बोलते हैं 3 आवर्स में हमें करके दिखाओगे। ये चैलेंज होता है। सिमिलरली मैथ्स और इकोनॉमिक्स में भी आपको 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन करना है, तो हमें अपनी स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, जिसके लिए क्लास में आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स सिखाए जाएंगे एंड यू हैव टू मेक कैलकुलेटर योर बेस्ट फ्रेंड। अभी तक आप लोगों ने कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, 12th के बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट लकीली हमें सीए में वो अलाउड है और सीए फाइनल तक अलाउड है एंड वी हैव टू मेक इट आवर बेस्ट फ्रेंड। मैं नॉर्मली बच्चों को ये बोलती हूँ कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है ना व्हाट्सएप पे, उससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेटर पे।
तभी हम लोग एग्जाम में इसे एक स्ट्रेंथ की तरह यूज कर पाएंगे। थोड़ा सा भी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या सिलेबस क्या क्या है। जो अकाउंट्स का पेपर है, इसमें 11th का सारा सिलेबस कवर्ड है, 12th का सारा सिलेबस कवर्ड है, प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी। मैं एक बार आपको आईसीआई की वेबसाइट से ही सारा सिलेबस दिखा भी देती हूँ, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईसीआई, जिसके अंडर आप अपना सीए का एग्जाम देते हो। तो मैंने सबसे पहले अकाउंट सब्जेक्ट ओपन किया। आपको आईसीआई की तरफ से 2 बुक्स मिलेंगी। जो फर्स्ट बुक होगी उसमें ये फर्स्ट 7 चैप्टर्स है। जो फर्स्ट चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये आप लोगों ने 11th में जो बेसिक अकाउंट्स के बारे में सीखा, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ऐसी बेसिक चीजें थ्योरेटिकल टॉपिक है। जो सेकंड चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, ये देखो, ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ 11th सिलेबस है। 11th के सिलेबस का 50% टॉपिक इन्होंने सेकंड चैप्टर में ही कवर कर दिया। फर्स्ट यूनिट आपको दिख रहा होगा जर्नल, सेकंड इज लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, सारी सब्सिडरी बुक्स यहाँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नॉर्मली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, बट ऑब्वियसली हम लोग जब हम सीए लेवल पे ये चीज करेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेवल और ज्यादा होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपसे और ज्यादा एक्सपेक्ट की जाएगी। ये था सेकेंड चैप्टर। थर्ड यूनिट है आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी आपने पहले 11th में थोड़ा बहुत किया हुआ है। इन्वेंट्री इज अ न्यू चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू, ये हम एक नया चैप्टर करेंगे। डेप्रिसिएशन के जो आप लोगों ने 11th में बेसिक्स किए हुए हैं, वो बेसिक्स के बेसिस पे हम आगे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स करेंगे। देन वी हैव अनदर 2 चैप्टर्स, एक है हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक है फाइनल अकाउंट्स। ये हम लोगों की पहली बुक हो गई। जो फर्स्ट बुक है इसकी वेटेज है 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का पेपर फर्स्ट बुक में से आता है, जिसमें से हमें 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, 10 मार्क्स की हमें चॉइस मिलती है। सिमिलरली सेकेंड बुक में से हमें आएगा 60 मार्क्स का पेपर, जिसमें से हमें 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा। इसमें आप लोग ये सब एक नया चैप्टर पढ़ोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। देन एक चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसके बाद 2 चैप्टर्स और हैं हमारे पास, पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंटिंग। अब जो चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, सेम जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा, इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और लास्ट में डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में आप लोगों ने सिर्फ डिसोल्यूशन पढ़ा हुआ है। एडिशनली हम लोग यहाँ पर अब इंसॉल्वेंसी टॉपिक भी पढ़ेंगे। In addition to what you have already studied in 12th, we will also study insolvency chapter. Okay, मुझे स्टूडेंट्स एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे, इज माय वॉइस क्लियर? कहीं आपको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्या प्रॉपर क्लैरिटी है? Yes, ma'am. थैंक यू हर्षित। ओके, बीच में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए इन ऑडियो और वीडियो, प्लीज लेट मी नो। तो एडिशनली यहाँ पर हम लोग एक इंसॉल्वेंसी टॉपिक भी करेंगे। देन कंपनी अकाउंट्स में जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा वो टॉपिक है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। आप सबने प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर बहुत मेहनत की एंड उसका रिजल्ट भी आपको बोर्ड में मिल गया। उसके अलावा ये सारे न्यू चैप्टर्स हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स, हाँ कुछ बच्चों ने 12th में अच्छे से किया हुआ है, बट कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं। एडिशनली वी हैव दीज न्यू चैप्टर्स। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, मैं सिलेबस दिखा क्यों रही हूँ, मेरा इंटेंट क्या है? मेरा इंटेंट है ये बताना कि 11th का सारा सिलेबस है, 12th का सारा सिलेबस है, प्लस कुछ नए टॉपिक्स भी हैं। एंड जो कंसेप्चुअल या डिफिकल्टी लेवल है वो ऑब्वियसली हायर है, 11th 12th से ज्यादा है। जो काम एक स्टूडेंट 11th और 12th में 2 इयर्स में करता है, वो सारा काम हमें यहाँ पे 4 मंथ्स में करना है। जो मुझे आप लोग टाइम दोगे, अभी हम लोग जून में खड़े हैं,
आपने जनवरी में एग्जाम देना है तो आप सब चाहोगे कि मैम हमें दिसंबर का मंथ एक मंथ कम से कम रिवीजन के लिए मिलना चाहिए। जैसे जब आप लोगों ने ट्वेल्थ के बोर्ड्स दिए होंगे तो मोस्ट ऑफ द गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर देते हैं। तो नवंबर दिसंबर प्री बोर्ड्स के लिए और रिवीजन के लिए मिलता है, नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ, आपको अच्छे से 3 महीने मिलते हैं। ऑब्वियसली आप सीए में भी चाहोगे कि मुझे कम से कम 1 महीना रिवीजन के लिए चाहिए। एंड टुडे इज 7th जून, हम 1/4 ऑफ जून ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। एंड अदरवाइज मेरे पास नॉर्मली 5 मंथ्स होते हैं, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं कॉलेज वगैरह कंप्लीट करने के बाद। मुझे इतने टाइम में आपका पूरा अकाउंट्स का सिलेबस करवाना है जो कि आप पहले आमतौर पे 2.5 years में करते हो। तो ऑब्वियसली मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होगा। इस वजह से ही कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सीए बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली सीए डिफिकल्ट नहीं है। आई वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट, अगर मैंने पहले अटेम्प्ट में कर ली ना, जेन्युइनली कोई भी कर सकता है, जेन्युइनली कोई भी कर सकता है। बट मुझे आपसे हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी चाहिए होगी कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर रहे। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं हो सकता कि 11th में अ, एक हफ्ता क्लासेस नहीं लगाई फिर आप ज्वाइन करो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उतना तो टीचर के पास टाइम ही नहीं है। मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, टीचर के पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप आराम आराम से क्लास लगाओ और जब मर्जी छुट्टियां ले लो और कवर अप हो जाएगा। इसमें कवर अप करने का कोई भी टाइम नहीं मिलता। हमें सब कुछ टीचर की स्पीड के साथ ही चलना पड़ता है एंड डेली होमवर्क करके आना है। तो वो कंसिस्टेंसी चाहिए होगी आपसे। सेकेंड सब्जेक्ट जो है आपका, दैट इज लॉ। वन सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग मैसेजेस। हाँ, सेकेंड सब्जेक्ट है लॉ। लॉ इज अ न्यू सब्जेक्ट, तो इसे तो वैसे ही ग्रास्प करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ना मेंटली ऐसा लगता है कि मेरा प्रैक्टिकल बड़ा स्ट्रांग है पर मुझे थ्योरी पढ़ने को मत कहो। मैं बाकी सबको क्या बोलूं, मैं खुद ही ऐसी थी। मुझे सीए इंटर में भी मेरे एक टीचर बोलते थे कि एनी यू आर वेरी स्ट्रांग, यू शुड टारगेट अ रैंक। एंड मैं कहती थी सर मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जितना मर्जी करवा लो बट मुझे थ्योरी पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। तो पहले तो ये माइंडसेट ही कि हाँ भाई लॉ भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। पता है लॉ कितना इंपॉर्टेंट है? एक सीए ने पूरी जिंदगी सिर्फ लॉ ही अप्लाई करना है। अच्छा चलो मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट डू यू थिंक इज मेन रोल ऑफ अ सीए? जब आप सीए बन जाओगे आपका मेन काम क्या होगा? एक बार अपने दिमाग से मुझे चैट बॉक्स में बताओगे सब लोग। आप सब लोग चाह रहे हो कि हम सीए बन जाएं, जब आप सीए बन जाओगे आपको क्या लगता है आपका मेन काम क्या रहेगा? ओके, वेरी गुड जानवी। जानवी ने मुझे आंसर किया कि ऑडिट करना। ऋषिका को लगता है कि क्लाइंट के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है। और वैसे आपको क्या लगता है आपसे किस चीज की कंसल्टेंसी मांगने आएंगे लोग? किस चीज का एक्सपर्ट माना जाता है सीए को कि यार उसे इस चीज के बारे में अच्छे से पता होगा? वेरी गुड ऋषिका, टैक्स। अभी आप सीए कर ही रहे होगे ना, सीए इंटर में लोग आप लोगों से इनकम टैक्स की जीएसटी की एडवाइस मांगने लग जाएंगे। अब इनकम टैक्स एक्ट एक लॉ ही तो है, जीएसटी एक्ट एक लॉ ही तो है। ऑडिट करना है, क्लाइंट्स की बुक्स देखनी है, ऑडिट करने के रूल्स कहाँ बताए गए हैं? कंपनीज एक्ट में। ये एक लॉ ही तो है। तो लॉ को पढ़ना कैसे है, उसका सारा बेस सीए फाउंडेशन में सेटअप होगा। और सीए ने पूरी लाइफ लॉ को ही इम्प्लीमेंट करना है। आपको पता है इंडिया में पहले एक एक्ट होता था कंपनीज एक्ट 1956, और उसको बाद में रिप्लेस करके एक नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे ही जब आप लोग ट्वेल्थ में पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ते हो, पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी, अगर पार्टनर्स पीएसआर डिसाइड करनी भूल गए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, ये सारा कुछ हमें कहाँ से पता चलता है? पार्टनरशिप एक्ट से पता चलता है। अब ये भी तो एक लॉ है। जब मैं सीए कर रही थी एज अ सीए स्टूडेंट,
मैंने पढ़ा हुआ था कंपनीज एक्ट 1956, बट जब मैं सीए की प्रैक्टिस करने लगी 2011 में मेरी सीए क्लियर हुई, तो 2013 में नया लॉ आ गया, मुझे नया लॉ पढ़ना पड़ा, तभी तो मैं क्लाइंट्स का ऑडिट कर पाऊंगी। सिमिलरली मैंने अपने टाइम पे तो जीएसटी एक्ट पढ़ा ही नहीं था, जीएसटी एक्ट तो बहुत लेट आया है। तो हम लोगों ने सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे एक्ट्स पढ़े हुए हैं। अब हम लोग जीएसटी एक्ट पढ़ा हमने दोबारा और उसे सीखा ताकि हम क्लाइंट्स की नॉलेज बिल्ड कर सके। So law is one of the most important part of any CA वर्क प्रोफाइल। तो इसलिए हमें लॉ को, एक नए सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर किसी के मन में ये डाउट है कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तो बच्चे ये थ्योरी सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, टैक्स की कैलकुलेशन, जीएसटी की कैलकुलेशन, ऑडिट कैसे करना है, ये सब कुछ इसी के साथ लिंक्ड है। हाँ, इसे पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है, बाद में इसका प्रैक्टिकल पार्ट आता है। तो आपको एग्जाम में केस स्टडीज आएंगी, मैं आपको अभी लॉ का सिलेबस नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसका फायदा ही नहीं है ना। आप अकाउंट का सिलेबस तो समझ गए, क्योंकि आपने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। लॉ का सिलेबस अभी दिखाने का फायदा ही नहीं है। बट आई वांट कि आप लोग बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ो, दैट दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू स्टे विद यू टिल सीए फाइनल, एंड उसका बेस हम लोग सारा सीए फाउंडेशन में बनाने वाले हैं। हमारा थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स। अब मैथ से ना पहले ही कुछ बच्चे डर के बैठे होंगे कि मुझे तो भी मैथ से डर लगता है। मैंने तो कॉमर्स ही इसलिए ली थी क्योंकि मुझे मैथ से बचना था। तो अब उनके लिए क्या सोल्यूशन, क्या है, क्या गुड न्यूज क्या है? जो आपका मैथ का लॉ का मैथ्स का पेपर है 100 मार्क्स का, इसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। इसमें 40 मार्क्स का जो मैथ है, दैट इज कोर मैथ। टिपिकली जो मैथ के टॉपिक्स हैं वो आएंगे। 20 मार्क्स का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में वो बेसिकली आपका आईक्यू या एप्टीट्यूड चेक करते हैं। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, एक्स का ब्रदर है वाई, वाई की सिस्टर है जेड, जेड का हस्बैंड है ए, बताओ एक्स और ए का क्या रिलेशनशिप होगा? तो इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशंस। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि एक पर्सन इस पोजीशन पे खड़ा था, ये 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर इसने लेफ्ट टर्न ली, ये 7 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेके गया, उसके बाद इसने ईस्ट में टर्न ले लिया, वहां पे 9 किलोमीटर टर्न लिया, तो ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूर है? इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शंस। ऐसे ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जिसमें आपका आईक्यू चेक होगा कि आपको लॉजिकली चीज सोचनी आती है या नहीं आती, ये टॉपिक आएगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग राइट नाउ बिना किसी तैयारी के कैपेबल होने चाहिए हो कि 20 में से आप 12 to 15 मार्क्स तो ले ही लो। एक बेसिक आईक्यू वाला स्टूडेंट 12 से 15 नंबर इस टॉपिक में बिना पढ़े भी ले सकता है। एंड हमारे टीचर की कोशिश होगी कि वो आपको 3-4 मंथ्स में, जब वो आपको मैथ पढ़ाएगा, कि वो आपको इसमें 18 मार्क्स तक ले आए। तो हमारे 18 मार्क्स हम लोग इस टॉपिक में से लाने की कोशिश करेंगे। जो थर्ड पार्ट है मैथ्स का, वो है 40 मार्क्स का स्टेटिस्टिक्स। आई होप आपको इससे डर नहीं लगता, ये तो आपने 11th-12th में सबने पढ़ा है। इसमें जो आपने इकोनॉमिक्स के साथ स्टैट्स कवर किया, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं, प्लस हाँ कुछ नए टॉपिक्स भी। ये सारा टॉपिक हमें आएगा 40 मार्क्स का। तो अब मुझे पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। स्टैट्स हम कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं। जो मैथ भी है, इसमें 10th तक के सिलेबस का 30 मार्क्स का मैथ्स है, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। जैसे कि एक्चुअली पूरे सब्जेक्ट का नेम है बिजनेस मैथ। तो ये हमें वो वाला मैथ नहीं सिखा रहे जो इंजीनियर्स को जरूरत होती है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है वो वाला मैथ जो एक फाइनेंस प्रोफेशनल को जरूरत होती है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है, रेशियोज टॉपिक। तो 30 मार्क्स का मैथ तो जो आपने 10th तक का सिलेबस किया हुआ है वही है। 10 मार्क्स का मैथ्स ऐसा है जो कि 11th और 12th वाला है। अगर आपने 11th और 12th में किया हुआ है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भी किया हुआ, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप इस टॉपिक को छोड़ दो एंड बाकी के 90 मार्क्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि जो मैथ्स का फोबिया है, मुझे वो फोबिया निकालना है।
तो हम 3-4 महीने में रहते थे फोकसिंग कि हम इस 10 नंबर के पीछे परेशान हो, हम कोशिश करें कि हम बाकी 90 मार्क्स में एक्सपर्टीज गेन करें, तो इस टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें। दैट इज माय एडवाइस एंड आई होप कुछ स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस था वो कम हुआ है कि मैथ्स कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी भी है। देखो फिर से तुम इसका सिलेबस भी समझ जाओगे, मैं तुम्हें सिलेबस दिखाती हूँ एक बार। 11th का सारा सिलेबस भी आ गया, 12th का भी आ गया। अब देखो आपको स्क्रीन पे सब्जेक्ट्स के नेम दिख रहे होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थर्ड पेपर का नेम है, फोर्थ का बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये पहले 4 चैप्टर्स आगे माइक्रो के, जिसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, देन प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी, ये सब कुछ इसमें कवर्ड है। 5th चैप्टर है हमारे पास बिजनेस साइकिल्स। देन 6th चैप्टर से शुरू हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, देन पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी। तो 11th-12th का 2 साल का सारा सिलेबस मुझे अभी यहाँ पर 3-4 महीने में कवर करना है। प्लस ऑब्वियसली इसमें भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। तुम कोई भी चीज क्रैम नहीं कर सकते, तुम्हें समझ के ही जानी पड़ेगी, क्योंकि भाई पेपर तो एमसीक्यू आना है ना, सब्जेक्टिव पेपर तो आना नहीं। मुझे किसी भी पॉइंट से ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब तक के सेशन में मेरा इंटेंट था सब कुछ सीए फाउंडेशन के बारे में बताना, मैं उस चीज को समराइज कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे 4 पेपर्स कौन कौन से हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। फिर हमने डिस्कस किया कि पासिंग परसेंटेज क्या है, हमने सिलेबस को समझा, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि मुझे ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी हम क्लास में सिखाएंगे आपको, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के लिए। क्योंकि पता है क्या होता है, एज अ स्टूडेंट लेट्स से मैंने पूरा बिजनेस स्टडीज पढ़ रखा है, मैंने पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, बहुत मेहनत की है मैंने, बट एग्जाम डे पे ना एक चैप्टर का रिवीजन होना रह गया। एक ही दिन मिला था रिवीजन के लिए और मैं एक चैप्टर रिवाइज करना भूल गई। लेट्स से मैंने प्लानिंग चैप्टर रिवाइज नहीं किया। तो एज अ स्टूडेंट क्या फील होता है कि जैसे सारा पेपर इसमें से ही आना है। हम साइकोलॉजिकली एग्जाम में ना, एग्जाम सेंटर में स्ट्रेस के साथ जा रहे होते हैं, यार ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने छोड़ दिया, मैंने नेशनल इनकम रिवाइज ही नहीं किया, सारा पेपर इसमें से ही आ जाएगा। तो मैं वो वाला पैनिक नहीं चाहती। तो मुझे ये श्योर करना है कि आप लोग सब कुछ रिवाइज करके जा रहे हो और एक दिन में रिवाइज करके जा रहे हो, तो मुझे उस हिसाब से आपके नोट्स बनवाने हैं। आप सब लोगों को क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि सिर्फ टीचर की मेहनत से आप पास नहीं होगे, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट की मेहनत भी इक्वल ही चाहिए। रिजल्ट भी हम दोनों का है और फेलियर भी हम दोनों का ही है। अगर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं वो भी टीचर और स्टूडेंट का जॉइंट एफर्ट है, एंड फेलियर भी दोनों का जॉइंट एफर्ट है। मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए होगी कि आप ऐसा नहीं है कि 11th-12th की तरह बीच में ब्रेक ले रहे हो, कभी क्लास लगा ली कभी क्लास नहीं लगाई, आपको कवर अप करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एंड डेली होमवर्क, अगर आप ये चीजें सही से कर रहे हो। आई वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट, मैं 10th क्लास में मेरे 85 के आसपास शायद मार्क्स थे, 85% के आसपास। तो मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट थी। 11th और 12th में मुझे अकाउंट्स इतना अच्छा लगा दैट आई जस्ट फेल इन लव विद अकाउंट्स, जिसकी वजह से मैंने सीए चूज की। और तुम लोग तो बहुत होशियार बच्चे हो, तुम्हें पता है आज के टाइम पे कि सीए का काम होता है ऑडिट करना, टैक्स करना। मुझे सच्ची में सिर्फ ये पता था कि सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुझे और कुछ भी नहीं पता था कि सीए ने क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना, तुम लोग डेफिनेटली कर सकते हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो मुझे कंफर्म करो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ। एवरीवन एल्स, अब यार हाउ कैन आरएमएस हेल्प यू, मतलब मैंने आपको सारे चैलेंजेस बता दिए कि सीए की जर्नी में आप लोग क्या क्या फेस करोगे। अब इन सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है, हाउ वी कैन हेल्प यू। तो बच्चे, आई एम गोइंग टू टीच यू 2 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स एंड लॉ। तो ये 200 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है
आप लोगों को क्लास में मैं अपने पढ़ाने का स्टाइल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पहले या दो किसी भी चैप्टर के पहले 2-3 लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम सारा कॉन्सेप्ट उसी क्लास में कवर करते हैं। तो फर्स्ट 2 to 3 क्लासेस में हम लोग हर टॉपिक का अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। यही नोट्स आपको एग्जाम वाले दिन पढ़ने होंगे, जो हम नोट्स बनाएंगे। ये करने के बाद हम लोग स्टडी मटेरियल आईसीआई की बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर मई 2018 से लेके अब तक उस टॉपिक का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया वो सब कुछ क्लास में कवर होगा। तो आप लोगों को मेरी तरफ से अकाउंट्स की 2 बुक्स मिलेंगी, जिसमें चैप्टर वाइज मैंने पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि अभी जनवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से मैं निकाल लूंगी कि एडमिशन टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन आया, कंपनी अकाउंट्स का कौन सा क्वेश्चन आया, और उसी चैप्टर में वो क्वेश्चन ऐड कर दूंगी। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग साथ में ही कवर करेंगे। स्टडी मटेरियल से मैंने अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। यहाँ से मैंने चेक किया कि क्या मैं एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को अपीयर करने के लिए कैपेबल हो गई हूँ या नहीं। उसके अलावा हर अटेम्प्ट से पहले ना आईसीआई ये 2 चीजें इशू करता है, रिवीजन टेस्ट पेपर एंड मॉक टेस्ट पेपर। सिमिलर टू जैसे आईसीआई, सिमिलर टू जैसे सीबीएसई में सैंपल पेपर होता है, तो एक तरह से आप ये मान लो ये सैंपल पेपर है। तो आईसीआई हर अटेम्प्ट से पहले आरटीपी और एमटीपी शेयर करता है। ये सारे क्वेश्चंस भी हमारी बुक में ही कवर्ड है। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आईसीआई ने बनाए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम क्लास में ही कवर करेंगे। हमने अपने कॉन्सेप्ट और नोट्स तो पहले ही बना लिए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कोई भी नया पॉइंट आया, मुझे लगा कि यार ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो कि ट्रिकी है, ये मैं चाहूंगी कि टेस्ट से पहले एक बार जरूर किया जाए। हम अपने नोट्स में ना, लेट्स से मैं आप लोगों को कल एक चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगी, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम फर्स्ट पेज पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और थर्ड पेज से आप लोग अपने नोट्स बनाने शुरू करोगे। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको लगा यार फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर जाके लिख लेना है फिफ्थ क्वेश्चन। फिर ऐसे अपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको लगा यार नाइन्थ क्वेश्चन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक यूनिक पॉइंट है, ये मैं पहली बार में सही नहीं कर पाया था, वो हम यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे। जब आपका क्लास में टेस्ट होगा तो तब तो आप लोग पहली बार तो आप सारे क्वेश्चन ही दोबारा सॉल्व करोगे। अब सेकेंड टाइम जब आप करोगे ना आपको कुछ क्वेश्चंस इजी लगने लग जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली पहले अब हमारा क्लास में हम लोग एक टॉपिक वाइज टेस्ट रखते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद फुल सिलेबस के टेस्ट होते हैं। तो जब आप फुल सिलेबस का टेस्ट दोगे अब आपके पास टाइम नहीं है सारे क्वेश्चन दोबारा करने का, तो सिर्फ जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं आप उनको ही सॉल्व करोगे। आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ोगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे आपको फिर से कुछ क्वेश्चन अब इजी लगेंगे, पहली बार वो डिफिकल्ट लगे थे, दूसरी बार में वो इजी लगे, हमने उनको भी क्रॉस कर देना है। एंड अल्टीमेटली आपके पास ना एग्जाम वाले दिन के लिए 3-4 क्वेश्चन बचेंगे हर चैप्टर के, कि यार ये वाले मेरे वीक एरियाज थे, ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार कर लिया फिर भी मेरे से कोई ना कोई गलती हो रही है, इसको मैंने एग्जाम से पहले जरूर करना है। तो हमारा काम होगा अपने स्टडी मटेरियल को कम करते रहना। पेपर वाले दिन सारा कुछ तो रिवाइज हो ही नहीं सकता, तो मुझे कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो रिवाइज करनी है, मुझे वो प्लानिंग करके जानी है, वो हम इस तरीके से करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नोट्स मैं खुद आपको क्लास में बनवाऊंगी, ये सारे क्वेश्चंस हम ड्यूरिंग क्लास प्रैक्टिस किया करेंगे। एंड जो भी क्वेश्चंस आपको लगा यार ये मेरे लेवल से थोड़े ज्यादा थे, इसे मैं एक बार और करना चाहूंगी, वो हम लोग ये फर्स्ट पेज पे नोट डाउन करते रहेंगे। विद एवरी रिविजन वी विल कैंसिल सम क्वेश्चंस। इस स्टाइल से हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ना है। लॉ में आपको मेरी तरफ से फिर से 2 बुक्स मिलेंगी, एक आपको मिलेगी वर्कबुक और एक मिलेगी क्वेश्चन बुक। लेट्स से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया एक चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो जब आपको वर्कबुक मिलेगी उसका जो राइट पेज होगा उस पे कंटेंट लिखा हुआ है और जो लेफ्ट पेज होगा वो ब्लैंक है। तो जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं ना आपको उसका माइंड मैप या फ्लो चार्ट बनवाऊंगी। लेट्स से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
तो मैं बोलूंगी कि लिखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। ऐसे मैं चार्ट की फॉर्म में आपको इमेजेस वगैरह यूज करके चीज बनाऊंगी। तो जो भी यहाँ पर टॉपिक थियोरेटिकली लिखा होगा ना, हम यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, उस फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। इससे होगा क्या, जब हम स्टूडेंट साथ साथ लिखता है तो उसे 20-30% कंटेंट याद हो जाता है। हमारी ना पिक्चर मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है। तो जब आप लोग रिवाइज करोगे, मुझे एक्चुअली स्टूडेंट्स से फीडबैक देते हैं कि मैम जो आपने ये पिक्चर्स बनवाई थी, हमें एग्जाम में वो सेम चार्ट याद आ रहा था, जो आपने स्टोरी सुनाई थी वो सेम स्टोरी याद आ रही थी। तो जितने भी हम लॉ में केसेस पढ़ेंगे, अच्छा ये केस हुआ था, इसमें ये हुआ, में ये हुआ, हम बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू लॉ को समझेंगे। पेपर में ना हमें एग्जामिनर ने जज बना देना। जो लॉ का पेपर होगा, आपको केस स्टडीज आएंगी, थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको जज बना देना है और आपसे पूछेगा बताओ इस केस में क्या करोगे। तो तुमने पूरे लॉ के चैप्टर को अप्लाई करना होगा कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। उसकी बेसिस पे एज अ जज तुमने एडवाइस देनी होगी कि यार अगर ऐसा डिस्प्यूट होगा तो हम लोग उसमें क्या सोल्यूशन देंगे। तो ये फ्लो चार्ट्स और ये केस स्टडीज तब आपको काम में आएंगी। तो हर टॉपिक का हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। यही चीज हम लोगों ने एग्जाम में दिन रिवाइज करनी है। टॉपिक को करने के बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे सेम। ये इसी बेसिस पे लॉ की क्वेश्चन बुक भी बनी हुई है। पहले स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, फिर प्रीवियस ईयर के, फिर आरटीपी के, फिर एमटीपी के। मैं एक बार आपको मेरी बुक दिखा भी देती हूँ। हाँ जी, जैसे कि ये एक टॉपिक है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देन किस किस टाइप के कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये बुक में गिवन है, कलर्ड बुक है। एंड इसके साथ ही हम लोग लेफ्ट साइड पे आपको ब्लैंक पेज मिलेगा, उस पेज पे हम लोग इसका चार्ट बनाएंगे। चार्ट के फॉर्म में हम ये सारा कंटेंट याद करेंगे। उसके बाद आप इस टॉपिक के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बुक में देखोगे। क्वेश्चंस जब आप देखोगे ना, क्वेश्चंस में ये भी लिखा हुआ है ये कौन कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया। तो आपको क्वेश्चन देख के उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ आ जाएगी कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली 3 बार एग्जाम में आया हुआ है, मई 2018 में, देन एमटीपी में। सिमिलरली ये क्वेश्चन जैसे कि एक बार आया हुआ है क्वेश्चन और साथ में उसका सजेस्टेड आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आपको टॉपिक वाइज उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आईसीआई ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में, पीवाईक्यू, आरटीपी, वो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ। सो आई वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज 200 मार्क्स। जो आपका थर्ड पेपर है दैट इज मैथ। उसमें मैथ और एलआर आपको पढ़ाएंगे अश्विनी सर। अश्विनी सर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए सीए फाउंडेशन का मैथ्स बहुत बेसिक है। कैलकुलेटर ट्रिक्स, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो भी आपको अपनी बुक शेयर करेंगे जिसमें पुराने सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, सब कुछ। एंड बहुत सारे टेस्ट लेंगे, हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट होगा। सर विल कवर मैथ्स एंड एलआर। जो आपका फोर्थ पेपर है इकोनॉमिक्स एंड मैथ में एक पोर्शन है स्टैट, ये दोनों टॉपिक्स रश्मि मैम कवर करेंगे। रश्मि मैम को 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैम ने यूजीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था अपने टाइम पे, एंड राइट नाउ शी इज अ सीनियर टीचर एट सेंट स्टीफन स्कूल आल्सो। तो ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स और स्टैट्स पढ़ाएंगे बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ जो आपको बुक मिलेगी। उसमें स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, आरटीपी, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को मीट कैसे करें। तो पहला सॉल्यूशन हमारे पास है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हमें पता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ाने का स्टाइल क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक रिपीटेडली एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की एक्सपीरियंस फैकल्टी जिन्हें पता है कि व्हाट इज सीए, वो आपको पढ़ाएगी। सेकेंड, लॉट ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होंगे। बाय टेस्ट आई मीन एक तो होंगे टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, हर क्लास टीचर अपनी क्लास में
टेस्ट कंडक्ट करेगा जो कि बिल्कुल सेम आईसीआई के पैटर्न पे होगा। उसके बाद आप लोगों के फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी होंगे। अब फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को कमिट किया कि 30 नवंबर आप सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर 30 नवंबर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, पूरा दिसंबर मंथ आपके पास सिर्फ टेस्ट देने के लिए बचा है। टॉपिक वाइज टेस्ट तो आप लोगों ने पहले से ही दे दिए। अब क्या होगा, मैं आपको एक डेट दे दूंगी। लेट्स से मैंने आपको डेट दी 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को आपका अकाउंट्स का पेपर होगा, 5 दिसंबर लॉ का, 8 दिसंबर मैथ का, एंड 11 दिसंबर इकोनॉमिक्स का। आपको 3 दिन का ब्रेक मिला। सेकंड को आप पेपर दे के आए, 2, 3, 4 आप लॉ की पढ़ाई करो और लॉ का पेपर दो फिफ्थ को। सिमिलरली 3 दिन आप मैथ्स की पढ़ाई करो और इसका पेपर दो। तो आप लोग ना मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि 3 दिन में सिलेबस रिवाइज कैसे करना है। एंड विद इन 48 आवर्स आपको आपके पेपर चेक होके मिल जाएंगे। एक तरह से ऐसे लगा लो प्री बोर्ड्स है। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कहाँ करते हो। फिर आपका सेकंड मॉक टेस्ट होगा 13, 15, 17, 19। बिल्कुल सेम शेड्यूल और सेम पैटर्न जो कि आईसीआई का है, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम 3 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज करना सीख रहे थे, यहाँ पर 1.5 to 2 days में हमने अपने सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है वो चीज सीखेंगे। एंड अल्टीमेटली जब आप इसके बाद एग्जाम देने जाओगे, आपको ऐसा फील होगा, जेन्युइनली स्टूडेंट्स मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैम इट वाज लाइक हम कोई टेस्ट देने ही जा रहे हैं, क्योंकि आप फुल सिलेबस के पूरे 3 घंटे बैठ के पहले से ही टेस्ट दे चुके हो, या मैथ्स और इकोनॉमिक्स में 2 घंटे बैठ के प्रॉपरली टेस्ट दे चुके हो। आपको अपने वीक एरियाज पता चल जाएंगे। एंड मान लो मॉक टेस्ट के टाइम कंपनी अकाउंट्स रिवाइज करने का मौका ही नहीं मिला, या फिर इंडियन इकोनॉमी रिवाइज करने का मौका ही नहीं मिला, हमारी स्पीड नहीं थी इतनी। तो अब आपको पता चल गया कि जब एग्जाम होगा, मेरी इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन पेंडिंग है, मैं सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी कर लूं, बाद में माइक्रो और मैक्रो रिवाइज करूंगा। तो आपको अपने रिवीजन को प्लान करने के लिए भी यहाँ पर चीज पता चल जाएगी। दिस इज द सेकेंड थिंग which helps us in getting good results every attempt. थर्ड इज आप लोगों को क्लासेस तीनों मोड्स में अवेलेबल होंगी। आप ऑफलाइन क्लासेस भी लगा सकते हो चंडीगढ़ में, लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हो, जैसे हम अभी जूम पे क्लास लगा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्लास रहती है। टू वे कम्युनिकेशन रहता है, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो आप ड्यूरिंग क्लास ही अपना डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा आपको हमारी ऐप का एक्सेस मिलेगा जिसमें सारा रिकॉर्डेड बैच होगा। तो डेली क्लास कंडक्ट होने के बाद, जैसे आज भी क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको हाफ एन आवर बाद इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आप बाय चांस क्लास अटेंड नहीं कर पाए, फैमिली में कोई इमरजेंसी थी, या फिर अभी आप लोगों के कॉलेज एडमिशन चल रहे होंगे, तो कई बार कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाना है, इसलिए आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, और मैंने तो बोला है कि कंसिस्टेंटली लगाना है, होमवर्क करके आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास उसके बिना समझ ही नहीं आएगी। तो आप लोग इस रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू टॉपिक को कवर कर सकते हो। रिवीजन के टाइम, टेस्ट के टाइम आप किसी टॉपिक की रिवीजन करना चाहते हो, तब भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमारी ऐप दिखती कैसे है। तो ये तो मेरे साइड से एक्सेस है, आपको ये व्यू नहीं दिखेगा, आपको स्टूडेंट व्यू दिखेगा। ये टीचर व्यू था जो अभी दिख रहा था। जस्ट 1 सेकेंड। तो लेट्स से इस तरीके से आपको व्यू दिखेगा। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। मान लो आप लॉ का कोई स्पेसिफिक टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो, तो आप लॉ के फोल्डर में जाओगे। लेट्स से आप रिवाइज करना चाहते हो पार्टनरशिप एक्ट, तो आप पार्टनरशिप एक्ट में जाओगे। चैप्टर वाइज सब कुछ कवर्ड है। आपको सेकंड चैप्टर का कोई स्पेशल सेक्शन याद नहीं आ रहा, थर्ड 20th सेक्शन समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे सब कुछ सॉर्टेड है। आपको डेली बेसिस पे आपके बैच में क्लासेस ऐसे अपलोड होंगी, और यहाँ पर जाके आप अपनी क्लास देख सकते हो। इसका एक्सेस आपके पास रहेगा टिल जनवरी।
दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट. एंड बस अब आप लोग हार्डवर्क करो और हम भी पूरी जान लगाएंगे. जितनी मेहनत तुम करोगे ना, आई प्रॉमिस मैं उससे थोड़ी ज्यादा करूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों का रैंक आए. हमारी भी ग्रोथ आप लोगों के साथ ही एसोसिएटेड है, तो हम सब भी आपके साथ ही मेहनत करेंगे. यही हमारा गोल है. एंड या दैट इज इट. कुछ भी आप पूछना चाहते हो आरएमएस के बारे में, सीए के बारे में, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. उसके बाद मुझे बस 2 मिनट का सेशन और लेना है, कुछ बताना है. किसी के कोई भी डाउट्स हो प्लीज आस्क मी. फ्यूचर के बारे में, इंटर या फाइनल के बारे में, कोई चीज, आर्टिकलशिप के बारे में, सीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एनीथिंग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बच्चे कल से, दैट इज 7th of June, 8th of June, मंडे से अकाउंट्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ये एक नया चैप्टर है. आप सबने 11th और 12th में नहीं पढ़ा हुआ. अगर आप जनवरी की तैयारी शुरू करना चाहते हो, ऑब्वियसली मैं यही एडवाइस करूंगी कि जल्दी स्टार्ट करो. अभी आपको लग रहा है कि मेरे पास तो 6 महीने है, सिलेबस तो 4 महीने का है, बट जल्दी ज्वाइन करने का कोई भी नुकसान नहीं है. आप लोगों को कुछ टॉपिक्स 2 बार करने का मौका मिल जाएगा. हम आपसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे. लेट्स से आप अभी स्टार्ट करते हो तो आप अभी वाले स्टूडेंट्स के साथ ही प्रिपेयर करना शुरू करोगे. उसके बाद हम ना एक सीक्वेंस में चलते हैं. जैसे कि मान लो मैंने अकाउंट्स का पहला चैप्टर कराया, दूसरा करवाया, तीसरा करवाया. अब इस चैप्टर का किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है. जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग का कंपनी अकाउंट्स के साथ कोई लिंक ही नहीं है. मान लो किसी ने पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ लिया, उसके बाद नए बच्चे आए, उन्होंने कंपनी अकाउंट्स में ज्वाइन किया, उसके साथ कोई लिंक नहीं है. तो हर स्टेप पे ऐसे न्यू स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं. एंड आपका अपने साइकिल के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कब स्टार्ट किया, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. बट आप एलिजिबल हो टू अटेंड क्लासेस विद अस टिल 30th November. तो आप लोगों को कुछ टॉपिक्स 2 बार भी करने का मौका मिलेगा. लॉ में भी कुछ टॉपिक्स आपको 2 बार करने का मौका मिलेगा, सिमिलरली अकाउंट्स में भी. जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं, उनका मैथ्स का सिलेबस तो काइंड ऑफ 2 बार हो जाएगा, क्योंकि मैथ की ना हम लोग 2 क्लासेस लेते हैं. अश्विनी सर अलग क्लास लेते हैं मैथ और एलआर की, रश्मि मैम स्टैट्स की अलग क्लास लेते हैं. तो मैथ्स हम वैसे ही डबल पढ़ रहे हैं, तो उससे सिलेबस को कवर करने में कम टाइम लगता है. एक बार आपका पूरा, एक तरीके से पूरा मैथ्स का सिलेबस नवंबर तक आपका 2 बार हो जाएगा, अगर बाय चांस किसी को मैथ्स से डर लग रहा है. तो आप लोग अर्ली स्टार्ट करो ताकि आप ज्यादा अच्छे मार्क्स को टारगेट कर सको. अकाउंट्स का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से. आप मंडे ज्वाइन कर सकते हो. एंड 10th June से हम लॉ का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. अकाउंट का ये जो चैप्टर है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज का चैप्टर है. तो या तो आप अकाउंट सब शुरू करोगे या इसके 10-15 दिन के बाद. लॉ आप लोग या तो 10th से स्टार्ट करोगे, उसके बाद जब भी नया चैप्टर शुरू होगा. ऐसे जो जो पॉइंट पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, जिस पॉइंट पे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, हम उस हिसाब से एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट पे नए स्टूडेंट साथ में आ सकते हैं. एंड विद इन 1 वीक स्टूडेंट सेटल हो जाता है. ऑब्वियसली पहला 1 वीक वो थोड़ा हेजिटेट करता है कि बाकी बच्चों को समझ आ रहा है, मुझे क्यों कम समझ आ रहा है, क्योंकि वो बहुत देर से क्लासेस लगा रहे हैं. विद इन 1 वीक द स्टूडेंट सेटल्स एंड सारा सिलेबस उसका इस तरीके से 30th November तक कंप्लीट हो जाएगा. नहीं Ashmeet, टुडे द सेंटर इज नॉट ओपन, बट यू कैन कॉन्टैक्ट गीतांजलि ओवर फोन. आप फोन पे उनके साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते हो. शी इज अवेलेबल. ओके. मैं आपका नाम भूल गई. जियोमी नेम से जो स्टूडेंट था, बेटे आप फाउंडेशन में भी रैंक ला सकते हो. फाउंडेशन में 20 रैंक्स आते हैं. आई डोंट नो बाकी सबको ये पता है या नहीं. ऑल इंडिया 20 रैंक्स आते हैं. और जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं, आईसीआई का प्रेसिडेंट खुद उन्हें कॉल करके उसका रिजल्ट बताता है, विच इज जेन्युइनली गुड थिंग टू हैव, अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव. तो आप फाउंडेशन में भी रैंक टारगेट कर सकते हो. फाउंडेशन में रैंक आता है अगर आपके मार्क्स 340 से ज्यादा हैं, मतलब 85% से ज्यादा मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो,
तो आप टारगेट कर सकते हो कि आपका ऑल इंडिया 20 स्टूडेंट्स में कोई ना कोई रैंक आएगा। इंटर में 50 रैंक्स आते हैं। इंटर में सिर्फ वही बच्चा रैंक के लिए एलिजिबल है जिसने दोनों ग्रुप से इकट्ठे दिए हैं। अभी उस चीज की टेंशन मत लो, अभी पहले फाउंडेशन करो। बट यस, आप एलिजिबल सिर्फ तभी होगे इंटर में रैंक के लिए अगर आप बोथ ग्रुप से इकट्ठे अपीयर कर रहे हो। एक और गुड न्यूज, 20 रैंक्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के रैंक आते हैं। तो मान लो मेरे 343 मार्क्स हैं एंड जानवी के भी 343 मार्क्स हैं, हर्षित के भी 343 मार्क्स हैं, तो हम तीनों एक रैंक शेयर करेंगे। तो मोर देन 20 स्टूडेंट्स के रैंक आते हैं एंड यू शुड डेफिनेटली टारगेट कि मेरी डिस्टिंक्शन तो जरूर आए। जब आप आईसीआई की तरफ से मार्कशीट आती है ना, तो मार्कशीट पे लिखा होता है, या तो लिखा होता है पास या लिखा होता है पास विद डिस्टिंक्शन। इट इज अ सल्यूट फ्रॉम आईसीआई के तुम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हो। तो जब किसी स्टूडेंट के 70% से ज्यादा मार्क्स हो तो उसके मार्कशीट पे लिखा आता है पास विद डिस्टिंक्शन। आप सबको टारगेट करना चाहिए कि मुझे कम से कम डिस्टिंक्शन तो चाहिए ही चाहिए, एंड कोशिश करेंगे, जान लगाएंगे कि रैंक भी आ जाए। हर्षित, अगर किसी ने पीसीएम बैकग्राउंड से 11th-12th की हुई है, उसे पहले तो ना मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, थोड़ा बोल्ड और करेजियस रहना पड़ेगा कि ऑब्वियसली मुझे अकाउंट्स समझने में टाइम लगेगा। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तुम्हें बाकी बच्चों के बराबर समझ नहीं आएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी एंड आपको बेसिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी चाहिए। एंड उसके बाद आपको डेफिनेटली जल्दी ज्वाइन करना चाहिए। हमारे करंट बैच में भी ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, वो अकाउंट्स की एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा रहे हैं एंड उन्होंने एनरोल जल्दी कर लिया, पर वो अटेम्प्ट जनवरी में ही देंगे क्योंकि उनको ऑब्वियसली अकाउंट्स का सिलेबस कम से कम 2 बार करना ही चाहिए टू बी कॉन्फिडेंट इन एग्जाम। यस चेतना, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी, आप जब भी ज्वाइन करोगे आपको पुरानी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस साथ ही मिलेगा। क्लास टाइमिंग्स आर, मैं ना कल अकाउंट्स की क्लास है 11:45 AM। एग्जैक्ट शेड्यूल आपको पूरे वीक का शेड्यूल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है, बट अदरवाइज कल अकाउंट्स की क्लास 11:45 AM है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा आपको, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनोगे, उस ग्रुप में सारे टीचर्स भी होंगे, तो अगर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हो आप टीचर्स के साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके गाइस, एंजॉय द संडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।